हाँ बच्चों, मैंने पिछले टर्म में आप लोगों को न्यायिक पूर्ण निर्णय के विषय में बताया था, लेकिन उसमें एक बात अधूरी रह गई थी। मैं आगे स्कूल शुरू करूं उसके पहले इसका जिक्र कर देना ज़रूरी समझता हूं कि एक क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि डू जजेज मेक लॉ और ओनली दे इंटरप्रेट इट। मतलब क्या न्यायाधीशगण के विधि का निर्माण करते हैं या केवल वो विधि का अर्थ समझाते हुए उसे लागू करते हैं, ये अहम मुद्दा है। तो इस संदर्भ में दो दृष्टिकोण हैं और दोनों दृष्टिकोण अलग अलग मत का प्रतिपादन करते हैं। जो पहला दृष्टिकोण इस संदर्भ में है उसको कहते हैं डिक्लेरेटरी थ्योरी। डिक्लेरेटरी थ्योरी मतलब घोषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो भी फॉलोअर्स हैं, जैसे है हेल हैं, ब्लैकस्टोन हैं, कार्टर हैं। हेल, ब्लैकस्टोन, कार्टर इसके जो है समर्थक विचारक हैं। इन सभी का कहना ये है कि विधि बनाना पार्लियामेंट का काम है। हमारे न्यायाधीशगण विधि नहीं बनाते हैं, वो तो केवल विद्यमान विधि की घोषणा करते हैं। कब घोषणा करते हैं? जब वो किसी मामले में विधि के उपबंध को लागू करते हैं, उसका अर्थ समझाते हुए, तो उसकी घोषणा मात्र करते हैं। वो विधि के निर्माता नहीं हैं। विधि बनाना पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। इस संदर्भ में ये क्या कहते हैं, हेल साहब का मत बहुत ही मार्के का है। हेल साहब इस संदर्भ में कहते हैं कि उचिततया, मतलब इन प्रॉपर सेंस ऑफ टर्म, उचिततया पार्लियामेंट ही विधि का निर्माण करती है। हमारे न्यायाधीशगण तो मात्र उसकी घोषणा करते हैं। ये हेल का मत है। हेल साहब ने कहा है कि इन प्रॉपर सेंस ऑफ टर्म पार्लियामेंट ही विधि का निर्माण करती है। हमारे न्यायाधीशगण तो उसकी घोषणा मात्र करते हैं। यही इसी तरह का मत है ब्लैकस्टोन और कार्टर साहब का। अब कोक साहब इस संदर्भ में, कोक, लॉर्ड जस्टिस कोक ने इस संदर्भ में कहा है कि विधि बनाना पार्लियामेंट का काम है। न्यायिक निर्णय विधि के स्रोत नहीं होते। न्यायिक निर्णय विधि के स्रोत नहीं होते, बल्कि इस बात का सबल प्रमाण होते हैं कि विधि क्या है। इस संदर्भ में मैं क्या कहते हैं, जस्टिस C.K. एलन साहब को कोट करना चाहूँगा। C.K. एलन एक जूरिस्ट हुआ है और उसने किताब लिखा है। उस किताब का नाम है लॉ इन द मेकिंग। उसने अपनी किताब लॉ इन द मेकिंग में लिखा है कि हम न्यायाधीशगण विधि बनाते नहीं हैं, केवल विद्यमान विधि की घोषणा मात्र करते हैं। इसको उसने, उसका अंग्रेजी वर्जन में बता रहा हूँ। ए मैन हु चॉप्स ए ट्री इनटू लेग्स। चॉप मतलब टुकड़े टुकड़े करना, CHOPS। ए मैन हु चॉप्स ए ट्री इनटू लेग्स हैज इन ए सेंस मेड द लेग्स। द सेम अप्लाइज टू द जजेज हु आर द डिस्कवरर्स नॉट द क्रिएटर्स ऑफ लॉ। वो विधि के निर्माता नहीं हैं, वो केवल विधि की खोज करता हैं। विधि बनाना पार्लियामेंट का काम है। न्यायाधीशगण विधि बनाते नहीं हैं, बल्कि सुसंगत मामले में उसको ढूंढ करके लागू करना काम उनका है। वे अन्वेषण करता है, खोज करता है, वो विधि के निर्माता नहीं हो सकते। और इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक दृष्टिकोण, एक मामले में राजेश्वर प्रसाद, लिख लीजिए, नोट डाउन करिए, राजेश्वर प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR, पूरा साइटेशन मैं लिखा रहा हूँ, राजेश्वर प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब ने अपना जजमेंट दिया है। उन्होंने लिखा है, इसमें इस बात में संदेह नहीं है कि इस अदालत मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भारतवर्ष के सभी अदालतों पर बाइंडिंग फोर्स रखता है। लेकिन हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यह अदालत विधि का निर्माण नहीं करती। विधि का निर्माण करना पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। न्यायाधीशगण विधि का निर्माण नहीं करते हैं, कहने का उनके ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है। मैं बता दूं, ये आपका ये पहला दृष्टिकोण है डिक्लेरेटिव थ्योरी। लेकिन हर सिद्धांत की, हर मत की आलोचना होती है, और आलोचना भी बहुत ही जरूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि आलोचना से ही आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। कोई भी सिद्धांत कंप्लीट नहीं होता। उसी प्रकार ये डिक्लेरेटरी थ्योरी जो है, अप्रोच है, इस संदर्भ में इस अप्रोच की भी आलोचना हुई। इसके आलोचक गण जो है कॉमन लॉ कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। कॉमन लॉ कंट्रीज मतलब इंग्लैंड है, अमेरिका है, इनको कॉमन लॉ कंट्रीज कहते हैं। और इनके लीगल सिस्टम को जजेज मेड लॉ कहते हैं।
क्योंकि इन देशों में विधि के विकास में न्यायाधीशों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसके फॉलोअर हैं आपके क्या कहते हैं, डाइसी हैं, प्रोफेसर A.V. डाइसी साहब, लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड, उन्होंने किताब लिखा है। प्रोफेसर A.V. डाइसी, ग्रे साहब हैं, ये सब इसके फॉलोअर हैं। उन्होंने इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि नहीं, कि न्यायाधीशगण केवल विधि की खोज ही नहीं करते हैं, विधि की घोषणा ही नहीं करते हैं, बल्कि वे विधि का निर्माण भी करते हैं। वे सेम उसी तरह विधि का निर्माण करते हैं जैसे पार्लियामेंट करती है। तो ये उनके आलोचकगण कहते हैं। और ये इस संदर्भ में मैं दूसरा दृष्टिकोण जो है, पहला दृष्टिकोण डिक्लेरेटिव थ्योरी मैंने आपको बता दिया, दूसरा दृष्टिकोण क्या है उसको नोट डाउन करिए, ओरिजिनल लॉ मेकिंग थ्योरी। इस थ्योरी के फॉलोअर मैंने आपको बता दिया यही सब है, प्रोफेसर डाइसी, A.V. डाइसी, ग्रे हैं। इन सब का ये विचार है कि न्यायाधीशगण ठीक उसी प्रकार विधि का निर्माण करते हैं जिस प्रकार पार्लियामेंट करती है। वे केवल खोज करता नहीं है, वे केवल घोषणा करता नहीं है, वे केवल घोषणा मात्र ही नहीं करते हैं विधि की, बल्कि वो विधि का निर्माण भी करते हैं। तो उनके कहने का ये मतलब है, उनके कहना भी ठीक था, क्योंकि वो कॉमन लॉ कंट्रीज से बिलोंग करते थे। वहाँ पर न्यायाधीशों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण शुरू से ही होती थी, और उनकी विधिक पद्धति को ही जजेज लॉ कहा जाता है। वो इंग्लैंड है, अमेरिका है, यहाँ पर न्यायाधीशों ने विधि के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोफेसर A.V. डाइसी साहब का इस संदर्भ में मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ, उचित समझता हूँ। उन्होंने एक किताब लिखा है लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड। उसमें लिखा है, उन्होंने स्पष्ट तौर से, इसको नोट डाउन करिएगा, कि इंग्लैंड की विधि का सर्वोत्तम भाग, अधिकांश भाग, इंग्लैंड की विधि का अधिकांश भाग, या यूं कहिए सर्वोत्तम भाग, न्यायाधीश निर्मित विधि है। इंग्लैंड की विधि का अधिकांश भाग, या यूं कहिए कि सर्वोत्तम भाग जजेज मेड लॉ है, न्यायाधीश निर्मित विधि है। ये A.V. डाइसी साहब का मत है। और इस संदर्भ में ग्रे साहब का भी मत मैं कोट करना चाहूँगा। अब ग्रे साहब इस संदर्भ में बिल्कुल कृत संकल्प दिखाई पड़ते हैं साबित करने के लिए कि न्यायाधीशगण ठीक उसी प्रकार विधि बनाते हैं जिस प्रकार पार्लियामेंट विधि बनाती है। उन्होंने लिखा है स्पष्ट तौर से, जिस किसी को भी न केवल कानून का अर्थ समझाने का, बल्कि यह कहने का अधिकार हो कि विधि क्या है, वही वास्तविक विधि निर्माता है। जिस किसी को भी न केवल विधि का अर्थ समझाने का, बल्कि यह कहने का भी प्राधिकार हो कि विधि क्या है, वही वास्तविक विधि निर्माता है। तो इस संदर्भ में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि न्यायाधीशगण केवल विधि के अन्वेषण करता नहीं है, घोषणा करता नहीं है, बल्कि वे विधि का निर्माण भी करते हैं। तो ये आपका ये दूसरा दृष्टिकोण हो गया। लेकिन यदि मैं एनालाइज करूं तो उस पर मैं पहुंचता हूं कि दोनों ही दृष्टिकोण, चाहे वो डिक्लेरेटरी थ्योरी हो, चाहे ओरिजिनल लॉ मेकिंग थ्योरी हो, दोनों ही ये मत पूर्ण रूप से सही तस्वीर प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। हालांकि सच्चाई का अंश दोनों ही दृष्टिकोणों में है, लेकिन सही तस्वीर इन दोनों ही दृष्टिकोणों के सिंथेसिस में निहित है। मतलब यदि संश्लेषण करें तो सच्चाई, ट्रुथ लाइज इन बिटवीन मिडवे, सच्चाई इन दोनों ही दृष्टिकोणों के मध्य में स्थित है। सही तस्वीर ये है कि आज हम लोग जिस एज में जी रहे हैं उसमें सरकार का कॉन्सेप्ट होता है, और सरकार किसको कहते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सम्मिलित स्वरूप को ही सरकार कहते हैं, जिसमें विधि निर्माण का काम पार्लियामेंट का है। और न्यायाधीशगण तो उसको लागू करते हैं सुसंगत मामले में, जब उसके सामने कोई मामला आता है। इस प्रकार देखते हैं कि इन प्रॉपर सेंस ऑफ टर्म विधायिका ही विधि का निर्माण करती है, न्यायाधीशगण विधि का निर्माण नहीं करते। लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, जब वो मामले को, किसी मामले में विधि को लागू करते हैं, उसका अर्थ समझाते हुए, दे समटाइम प्ले एक्टिव रोल एंड आल्सो मेक लॉ इन द गाइज ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब इंटरप्रिटेशन के छद्म वेश में कहीं वो कहते नहीं कि हम विधि का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से विधि का निर्माण भी कर देते हैं। वो कहते नहीं हैं, विधि बनाना पार्लियामेंट का काम है। इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन दे समटाइम प्ले एक्टिव रोल एंड आल्सो मेक लॉ। इसी को कहते हैं एक्टिव रोल ऑफ आवर जजेज। इस 21वीं सदी में हर देश की विधिक पद्धति पे जो हमारे विद्वान न्यायाधीशों की जो है अमिट छाप दिखाई पड़ती है, चाहे इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो,
अपने इंडिया की यदि बात करें, मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आर्टिकल 21 का एक लाइन का अनुच्छेद है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट एडॉप्टिंग द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एक लाइन का अनुच्छेद है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। एक लाइन का अनुच्छेद है, लेकिन इसका इतना बड़ा लिटरेचर हो गया है। कैसे? इंटरप्रिटेशन के जरिए हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें एक शब्द जो है लाइफ का इंटरप्रिटेशन किया। लाइफ मीन्स ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ मीन्स लाइफ फुल ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीने के लिए जितनी सारी चीजें हैं सब आर्टिकल 21 में आ जाएंगी। अब PIL का कॉन्सेप्ट डेवलप करके जो कहीं भी मैटर ना होता हो उसको जो है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर में ले लेती है। ये बिल्कुल एक अलग डायमेंशन दे दिया इंटरप्रिटेशन के जरिए, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इज ए चेंजिंग कॉन्सेप्ट। विधि परिवर्तनशील प्रकृति की धारणा है। क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि सोसाइटल नीड्स बदलती हैं, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विधि को भी बदलना होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट, इसी कारण कहा जाता है। अब कोई भी विधि अच्छी है या बुरी है, उसका पैमाना ये है कि वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रही है कि नहीं। इसके लिए विधि को बदलना पड़ता है। और चूंकि आप जानते हैं कि विधि निर्माण करना एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस है। कोई भी विधेयक, कानून तभी बनेगा जब संसद के दोनों सदन उसमें सत्र में हो, दोनों सदनों से अपेक्षित बहुमत से कोई विधेयक मसौदा पास हो, अंत में राष्ट्रपति की अनुमति मिले, तभी तो कानून बनेगा। और तत्काल प्रभाव से जरूरत है, तो ये पूरक भूमिका कौन निभावेगा? हमारे विद्वान न्यायाधीशगण, जजेज निभाते हैं। जब किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करते हैं और तमाम ऐसी बातें कह जाते हैं कि विधि को एक नया आयाम मिल जाता है, या यूं कहिए वो विधि के कंकाल तंत्र में प्राणवायु का संचार करते हैं और विधि को हमेशा जीवंत बनाए रखते हैं। इसी को लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं स्कूल पर डिस्कस करूँगा, जो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस से शुरू होकर के आपके मॉडर्न रियलिज्म तक जाता है। जस्टिस होम्स की जो थ्योरी है अमेरिकन सिस्टम में, ठीक है।